नाजरीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेजबान डॉक्टर हलीमा सादिया और मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ जहान मन के स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें आज हम बात करेंगे पेरेंट्स के लिए खास तौर से सेकेंड वेव्स ऑफ पेंडेमिक की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत बेसब्री और बेचैनी के साथ बच्चों को इंतजार था स्कूल खुलने का, लेकिन स्कूल खुलने से कबल ही एक और बुरी खबर आ गई और वो सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक की आ गई, जिसकी बिना पे स्कूलों का खुलना फिर से मुलतवी हो गया। और ये कब तक मुलतवी रहेगा ये खुदा ही जानता है। आज 1 अप्रैल है और यही वो दिन है जिस दिन बच्चे नए सेशन का, नई यूनिफॉर्म का, नई किताबों का और नए क्लास का, नई टीचर का बेसब्री के साथ इंतजार किया करते थे। और आज के दिन उनका फर्स्ट डे ऑफ न्यू सेशन हुआ करता था और आज के दिन वो ढेरों खुशियां मनाया करते थे। स्कूल में नए दोस्त आते थे, न्यू एडमिशन्स के बच्चों की ज्वाइनिंग होती थी और एक ऐसा माहौल होता था जैसे गोया कि कोई त्योहार हो और बच्चे खुशियां मनाया करते थे। लेकिन आज वो सब कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि सेकेंड वेव्स ऑफ पेंडेमिक ने तमाम उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मैं आपके सामने ये शेयर करती हूँ, ये WHO की वेबसाइट से, WHO की वेबसाइट से मैं आपके सामने शेयर करके आपको दिखाती हूँ कि अभी क्या सूरत हाल है। ये देखिए, नंबर्स एट अ ग्लांस है। ये नंबर्स हैं जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कंफर्म डेथ्स हो चुकी हैं इसकी बिना पे, और 223 कंट्रीज, एरियाज और टेरिटरीज हैं जो कि केसेस के में मुलविस हैं। इसके बाद देखिए कि पूरी दुनिया परेशान है और ये तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अभी वबा है वो हमें बहुत आसानी के साथ छोड़ने वाली नहीं है। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कोविड-19 पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी रिपोर्ट्स आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, आप इसे देख सकते हैं कि इस वबा ने अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ना है। तो अब हमें कैसे इसका मुकाबला करना है, कैसे हालात से से नबर्द आजमा होना है और किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करनी है। खास तौर से वालिदैन के लिए ये प्रोग्राम है कि बच्चों को कैसे समझाना है, बच्चों की कैसे तरबियत करनी है कि उनके एकेडमिक्स का नुकसान भी ना हो और साथ ही साथ वो अपने इमोशनल जो हेल्थ है, जो कि उनका जहनी एक तनाव उनके जहन में पैदा हो गया है, उससे भी मुकाबला कर सके। और इस इम्पोर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मोहतरमा कायनात, डॉक्टर कायनात साहिबा। अस्सलाम वालेकुम कायनात साहिबा, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हूँ। और उम्मीद हमारे करती हूँ साथ कि आप भी अच्छे होंगे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रशीद अगवान साहब। अस्सलाम वालेकुम अगवान साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? जी जी, शुक्र है अल्लाह का। तो खैर जैसा सब कि मैंने तारुफ कैसे हैं में सब? बताया, जी जी, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि हम बात कर रहे हैं सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक की। तो अब्दुल रशीद साहब, आपका क्या कहना है? देखिए, सेकंड वेव जो है, पहले तो समझना पड़ेगा सेकंड वेव क्या है जी और फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव क्यों आई है और क्या सेकंड वेव के बाद और भी वेव्स आ सकती हैं। एक्चुअली जो वायरस है वो बहुत तेजी से बदलते हैं, उनका म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है और जितना हमारी रिसर्च चलती है उससे ज़्यादा तेजी से रिसर्च उनकी भी चलती है। जी बैक्टीरिया हो या वायरस हो, इनके अपनी लेबोरेटरीज बहुत तेज हैं और इंसान से मुकाबला है उनका। तो फर्स्ट वेव को समझते समझते अभी हम समझे थे और थोड़ा वैक्सीन आना शुरू हुआ था कि वैक्सीन आ गया है उसका, और ये है, और सेकंड वेव आ गई है और ये थर्ड और फोर्थ वेव भी हो सकती है क्योंकि ये जो इस तरह की जो वबाएं आती है जिससे पैंडेमिक्स आते हैं उसकी एक हिस्ट्री है पूरी, करीब 3-4 हज़ार साल की हिस्ट्री अगर आप देखें तो जी एक लंबे अरसे तक ये फिजा में घूमती रहती हैं। कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी इस मुल्क, कभी उस मुल्क। कहीं थोड़ा हालात ठीक हो जाते हैं, कहीं फिर बिगड़ जाते हैं। तो ये एक लंबे अरसे तक चलने वाली एक लहर होती है और पैंडेमिक इसीलिए इसको कहते हैं। वायरस में म्यूटेंट्स जो हैं, जब डेवलप हो जाता है, दूसरा म्यूटेंट आ जाता है, यानी दूसरा वायरस, वो उसी का एक दूसरा रूप आ जाता है सामने, तो फिर वो जो कुछ हमने तैयारी की होती है वैक्सीन की या किसी और चीज़ की, या हमारी बॉडी ने जो इम्यूनिटी हासिल की होती है फर्स्ट जनरेशन वायरस से, तो वो सेकंड जनरेशन में जो है जो इम्यूनिटी है हमारी, कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमें फर्स्ट वेव में जो इम्यूनिटी डेवलप हुई थी
वो सेकंड वेव में भी काम आएगी। ये बड़ा मसला है, बहुत चैलेंजिंग है। खुद इंडिया के अंदर 771 वेरिएंट्स जो हैं वायरस के, कोरोना वायरस के अब तक तलाश किए गए हैं, जो अलग-अलग स्टेट के अंदर अलग-अलग तरह से वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो ब्रिटेन का जो है वेरिएंट यहाँ आ रहा है, इसी तरह से साउथ अफ्रीका का आ रहा है और दूसरे मुल्कों का आ रहा है। तो ये जो सेकंड वेव है, ये हमेशा रहा है, यानी 1920 में जब आया था तब भी, या इससे पहले भी सेकंड वेव हमेशा खतरनाक होती है। फर्स्ट वेव से हमेशा वायरस जो है वबा की सेकंड वेव खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें लोग लापरवाह हो जाते हैं। अभी हम 1 साल से गुजरे और एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर हम पर था, और जिससे कहते हैं बिहेवियरल फैटिग हमें डेवलप हो गया था, कुछ कर नहीं पा रहे थे। जॉब भी बहुत कम थे, घर पे बैठकर काम कर रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, बाहर सोशल जो हमारा मूवमेंट था वो खत्म हो गया था। नमाजें और इबादत जो हमें थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट करती है, उसका भी सिस्टम हमारा पूरा फेल हो चुका था। तो बिहेवियरल फैटिग की वजह से अब जो लोग है, जो होगा देखा जाएगा। यानी एक जो एक सुसाइडल जो एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है कि जो होगा देखा जाएगा, तो वो तकरीबन लोगों में डेवलप हुई है। और जिससे से फर्स्ट वेव जो शुरू हुई थी, हम बच्चों को सिखाते थे कि हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बच्चे भी थक गए हैं शायद, उतना सिंसिरिटी के साथ न पेरेंट्स कर रहे हैं, न बच्चे कर रहे हैं। खुद पेरेंट्स भी इसके शिकार हैं। हम सब जो है कि अब जो होगा देखा जाएगा, या वायरस खत्म हो चुका है। कभी बातें ये चल रही है कि वैक्सीन आ गई है, अब वायरस से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अलग-अलग चीज़ें चल रही है और इस सिलसिले में कोई भी सर्टेनिटी के साथ कुछ भी नहीं बता पा रहा है। तो ऐसे में कोई भी प्लानिंग, चाहे स्कूल करें या गवर्नमेंट करे, चाहे पेरेंट्स करें, बहुत मुश्किल है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। और इसमें हमेशा मिनिमम जो पॉसिबल प्रोग्राम है वो हमें बनाने चाहिए, घर के भी और जॉब के भी और बच्चों की पेरेंटिंग के भी। और कोई ज़रूरी नहीं कि अब वो बच्चे उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़ते थे। लेकिन है कि मिनिमम उनको नॉलेज जो है उनका रहे। बाकी स्पेशली 3 चीज़ें उसमें जो है बहुत बुनियादी हैं, कि एक तो उनको लैंग्वेज पर कमांड बाकी रहना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज उनके पास होगी तो कभी भी पिक कर लेंगे, कोई भी किताब वो पढ़ सकेंगे। मैथ्स उनकी मजबूत रहनी चाहिए। और दूसरा जो नॉलेज है, ओवरऑल जो नॉलेज है सोशल सोसाइटी के बारे में, यानी सोशल स्टडीज़ हैं, एनवायरनमेंट है, इसी तरह सिविक्स है। इससे जो जनरल नॉलेज की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को ज़्यादा मालूम रहे, ताकि जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी तो उसमें बच्चे पिकअप कर सकेंगे। तो 1 साल 2 साल उनकी जो है एक तरह से होम स्कूल ही में गुज़र सकते हैं, ऐसा अंदेशा है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, साइकोलॉजिकली भी और बच्चों को भी तैयार करना चाहिए। और उसके लिए जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लैंग्वेज और मैथ्स और इसके अलावा एक जनरल नॉलेज, वो सब हमें जो है कंटिन्यूअसली डेवलप करना चाहिए। चाहे पेरेंट्स खुद पढ़ाएँ, चाहे ट्यूशन से पढ़ाएँ, चाहे ऑनलाइन क्लासेस वो अटेंड करें। तो ये सेकंड वेव बहुत डेडली है। अभी कल ही 68,000 केसेज़ इंडिया में आए हैं, नए केसेज़ आए हैं। अभी आपने दिखाया कि 127 मिलियन केसेज़ दुनिया में हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त वेव है अपने आप में ये। और इसमें जब तक प्रिकॉशन हम नहीं करेंगे, उसमें वही है कि डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इम्यूनिटी डेवलप करने की जितनी भी चीज़ें हो सकती है, उसमें एक्सरसाइज़ है, खाने-पीने की चीज़ें हैं और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसके ज़रिए से हम सेकंड वेव को के ज़रिए से हम पार हो सकते हैं। जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही मुफ़ीद बातें बताई हैं, ख़ास तौर से आपने बच्चों के हवाले से बताया कि हम बच्चों को जो उनकी बेसिक स्किल्स हैं, उनसे जोड़े रखें, ताकि बच्चों का जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, उनके जो न्यूमरेसी स्किल्स हैं, जनरल नॉलेज है, ये सब अपनी जगह बरकरार रहे, ताकि जब कभी भी स्कूल दोबारा खुलेंगे, तो फिर वहाँ पे एक गैप नहीं हो, एक खला नहीं हो। और इसके लिए पेरेंट्स को कुछ ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर सी बात है, पिछले 1 साल तक पेरेंट्स ने ही ज़िम्मेदारी ली है। और हम तो उनके बिल्कुल। बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इस खूबसूरती के साथ इस फर्ज को निभाया है कि यकीनन वो काबिल तारीफ हैं। तो हाँ, आइए लेकिन अब अभी हम उनका परसेंटेज बहुत कम है, ऐसे पेरेंट्स का परसेंटेज कम है।
और बहुत से पेरेंट्स को हमें मोबिलाइज और मोटिवेट करना पड़ेगा कि जी। वो कम से कम जो मिनिमम पॉसिबल है एजुकेशन या और लर्निंग के एस्पेक्ट से वो जारी रखें, ताकि गैप मिनिमम हो। जब भी नॉर्मल हो सिचुएशन होगी, गैप जो है नॉर्मल और मिनिमम हो। जी जी, शुक्रिया। अब आइए हम बात करते हैं डॉक्टर कायनात साहिबा से। डॉक्टर कायनात साहिबा प्रिंसिपल हैं DPMI की, और ये डील करती हैं बड़े स्टूडेंट से, कॉलेज के स्टूडेंट से। तो आप बताएं आपका क्या तजर्बा रहा जो फर्स्ट वेव था उसमें कॉलेज की पढ़ाई को लेके, और अब जो सेकेंड वेव है इसमें आपकी किन तजर्बात से गुजर रही हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि एक साल जो हमारा बहुत ही पैंडेमिक गुजरा लास्ट ईयर, बच्चे को ऑनलाइन तो क्लास हमने करवाई, बहुत मेहनत की, लेकिन बच्चे जो कॉलेज आके क्लास करते हैं उनमें बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि अभी नए बच्चे थे, नेटवर्क सभी को संभलता नहीं है अभी। तो वो कोशिश कर रहे थे डे बाय डे, जिससे एग्जाम वगैरह में भी बहुत देने में मुश्किलात उनको होती है, मुश्किल आती है। ये खतरनाक तो है, ये वेव, सेकेंड वेव खतरनाक है फर्स्ट वेव से, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम खुद में कंट्रोल करें, एक सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ले कंट्रोल करने की, तो कर सकते हैं। क्योंकि मरना मौत हयात तो खैर ऊपर के हाथ में है, जिनकी जिंदगी होगी वो तो रहेंगे ही, लेकिन साथ में हमें ये करना होगा, एंटीबॉडी सबके बॉडी में होता है, उसको स्ट्रांग रखना होगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग अगर है, हम उनको अगर जैसे अभी सर ने कहा कि एक्सरसाइज और खाना वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे हमारे पास आ रहे हैं तो उन्हें स्पेस थोड़ा ज्यादा देना होगा। जहां पर हम बच्चे को पहले बैठाते थे 4 बच्चे को, वहां पर 4 नहीं 2 बच्चे को बैठा लेंगे, थोड़ा स्पेस देंगे, और उनको पूरा सेफ्टी से, अगर वो बाहर से आते हैं कॉलेज में भी उनको सेफ्टी मिलती है, सेफ्टी मिलने के बाद वो जाते हैं और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। क्योंकि एंटीबॉडी अगर वो, जब हम वीक पड़ने लगते हैं तभी कुछ वायरस हम पर अटैक करते हैं, क्योंकि हर किसी के बॉडी में एक वायरस होता है जो बीमार पड़ते हैं किसी न किसी वजह से। लेकिन जो नया वायरस आता है जो हमारी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। तो हमें कोशिश करना होगा कि जो हमारे नए वायरस आ रहे हैं उनके माहौल में अपनी बॉडी को इस तरह से बनानी होगी, इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग करना होगा कि उन वायरस से हम लड़ पाए, मेरी बॉडी लड़ पाए। तो उसके लिए हमें अपना खुद का भी मेहनत करना होगा, फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट जब हम करेंगे तभी हमारी बॉडी उस तैयार होगी एंड वो नए वायरस से लड़ने के लिए। अब बच्चे यहाँ पर आते हैं, अगर डिस्टेंस से हम बैठा ले बच्चे को, तो मुझे लगता है, क्योंकि अभी की जो हालात है, हमारा एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो अभी जो इन हालात में पैरामेडिक्स की बहुत जरूरत है, डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है, और सही नॉलेज की और सही चॉइस की जरूरत है। अगर बच्चे ने सही नॉलेज ली, तो वो जब वो नॉलेज अच्छी लेंगे तो वो घर में जाकर के अपने लोगों के बीच में बता सकते हैं कि अभी हमें कैसे रहना है। और पैरामेडिक्स बहुत हेल्प करते हैं, अभी हेल्थ जैसा कोविड-19 है, इसमें वो बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा चाहिए कि गवर्नमेंट अभी एजुकेशन जो बहुत दिनों से रोक दी है, नहीं लेने दे रही है, मैं उनको कहती हूँ कि डिस्टेंस मेंटेन करवाते हुए एजुकेशन लेने दें बच्चे को। क्योंकि जब अभी हमारे पास पैरामेडिक्स नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, तो ऐसे भी तो सब मर जाएंगे, ऐसे भी किसी की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो हेल्थ जब अच्छी होनी है तो हमें हर साल नया पैरामेडिक्स देना होगा, उन्हें ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोगों को जाके सोशल वर्क कर पाए। क्योंकि ये जो हम अगर किसी पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट के बीच में जाते हैं, तो ये एक तरह से सोशल वर्कर ही हुए। ये सोसाइटी में अच्छे से देख रेख करेंगे, जितने अच्छे से घर के लोग नहीं कर पाएंगे, ये पैरामेडिक्स स्टूडेंट ज्यादा कर पाएंगे अच्छे से। तो अभी जो हमारा बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है, बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ा है जो सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक जो अभी हो रहा है, लेकिन इसके वजह से अभी हमने अपने बच्चे को बताया है, यहाँ पर तो फिलहाल दरभंगा में शहर में माहौल कंट्रोल में है। यहाँ पर ऐसा अभी नहीं है, क्योंकि अभी लोग यहाँ पर एवियर हो गए हैं। 1 साल से करते करते हम लोग तो थक गए इन चीज को कि कैसे कर पाए, लेकिन इसमें बहुत सारी नॉलेज मिली है कि खुद को कैसे रखा जाए, खुद को कैसे बनाया जाए, अपनी बॉडी को कैसे एक्सेप्ट कराया जाए, कि नए वायरस में जा करके उनसे कैसे बचा जाए। तो ये चीज हमने बच्चे के बीच में दी है, बच्चे ने सीखा भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करते रहेंगे कि हम इस चीज से बचे रहें और लोगों को बचाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कायनात साहिबा। और खास तौर से चूंकि पैरामेडिक्स की पढ़ाई होती है आपके यहाँ, पैरामेडिक्स तैयार होते हैं, तो इसलिए आपका ये कहना बिल्कुल वजह है कि उनकी ज्यादा जरूरत है अभी सोसाइटी को।
और इसलिए उनके तालीम जारी रहनी चाहिए और उसमें किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने कुछ चीजें देखी हैं जो सेकेंड वेव के लिए हमें तैयार करने के लिए ये कुछ निशानदेही की गई है, कि जिसमें यह है कि एक तो जो हमारे कोविड-19 के प्रिकॉशंस थे, उन प्रिकॉशंस को जारी रखना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग को, हैंड वॉशिंग को और मास्क वेयरिंग को, क्योंकि थोड़ा देखा गया है कि लोग लापरवाह हो गए मास्क वेयरिंग को लेकर के, और सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां ही उड़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से रैलीज निकल रही हैं, किस तरह से लोग पार्टियां कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, बिल्कुल दिल से खौफ निकल गया है उनका। तो अगर सेकेंड वेव से खुद को बचाना है तो ये तीनों चीजें तो बरकरार रखनी ही रखनी है। इसके अलावा ये है कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जहाँ वो जो हमें लेटेस्ट सिचुएशन के बारे में बताते हैं, उनसे अपने आप को अपडेट रखना है। और घर में ये है कि हाउस होल्ड जो जरूरी चीजें हैं उनको भी घर में मेंटेन रखना है, और फिर डॉक्टर से के कंसल्टेशन में रहना, खास तौर से जो अगर बच्चे हैं तो उनको और दीगर वैक्सीन दी जाती हैं बच्चों को, जो टीके वगैरह लगते हैं वो टीके भी लगते रहे पाबंदी के साथ। ऐसा नहीं कि पैंडेमिक की वजह से और लॉकडाउन की वजह से सभी सिर्फ कोरोना के बारे में सोच रहे हैं और दूसरी बीमारियां हैं जिनके टीके लगते हैं उसमें लापरवाही हो रही है, इंक्लूडिंग जो फ्लू शॉट है वो भी बच्चों को दिया जाए। और वैक्सीनेशन को लेकर के जो दिल में खतरात हैं, तो आइए अब जरा सा हम उस पर बात करेंगे। अगवान साहब, मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ कि लोगों के दिल में बहुत डर है वैक्सीनेशन का, और लोग ये समझ रहे हैं कि जो उसका सेकेंड डोज है उसके बहुत से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, और इस बिना पे लोग लेने से कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो आप का क्या मशवरा रहेगा ऐसे में? आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या लोग इस वैक्सीनेशन की वजह से सेकेंड वेव से अपने आप को बचा सकते हैं, या फिर सेकेंड वेव बिल्कुल अलग ही तरह की चीज है जिसका कि इस वैक्सीनेशन से ताल्लुक नहीं है? नहीं, ये तो अभी कहना मुश्किल है कि दोनों में क्या रिलेशन है और क्या वैक्सीन का फ़ायदा होगा या नहीं होगा सेकंड वेव में। लेकिन बुनियादी तौर पर ये है कि हमें अपने हेल्थ कॉन्शियसनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, और जो भी मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो दुनिया में इसको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो डेवलप की गई है, जिसमें WHO शामिल है और हमारे हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ शामिल हैं और मेडिकल एसोसिएशन शामिल हैं। जब इतने सब लोग लगे हुए हैं, तो ये सोचना कि कोई साजिश है जिसमें वैक्सीन से नुकसान हो जाएगा हमें और कोई हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ें डेवलप कर रहा है, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, ये सोच सही नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लगने वाली है और खुद हमारे मुल्क में ये वैक्सीन डेवलप हुई है, तो वैक्सीन लेना चाहिए। जो भी एज अभी बनाए हैं उन्होंने, ये 60 से ऊपर के एज ग्रुप बनाया है, 45 से शुरू हो रहा है राजस्थान के अंदर में। मैंने आज ही नोटिस उनका आया है, 45 से अबव को भी वो फ्री वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन का जो भी मौका है उसको खोना नहीं चाहिए, चाहे वो फर्स्ट वेव के लिए हो या सेकंड वेव के लिए हो। बेसिकली वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक कम से कम फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों इफेक्ट उसका होगा। जब वैक्सीन ले लेता है आदमी तो थोड़ा-सा उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और दूसरा उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ये तो लेना चाहिए। अब रहा साइड इफेक्ट्स जो हैं, ये बॉडी टू बॉडी जो है वेरी करता है। हमने कई लोग जिन्होंने अभी आस-पास हमारे आस-पास जिन्होंने वैक्सीन लिया है, उसमें मालूम हुआ कि हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ है, वाइफ को बुखार हो गया है, कुछ हो गया है। तो ये हल्का-फुल्का जी? हल्का-फुल्का उसका इम्पैक्ट तो ज़रूर है कि स्पेशली जो बॉडीज़ थोड़ी-सी कमज़ोर होती हैं, ख़ास तौर से लेडीज़ की, उन्हें बुखार आ सकता है या वॉमिटिंग हो सकती है या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो है, बाकी बहुत जो सीवियर किस्म के जो रिएक्शंस हैं, बहुत कम सामने आए हैं। वो भी हो सकते हैं, लेकिन वो लाखों में किसी एक आध को ऐसा हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर कम करने के लिए कोरोना वायरस का ये ज़रूरी है कि जिसको भी वैक्सीन लगाने का मौका है, वो वैक्सीन ज़रूर लगाए, और अगर सेकंड वेव के लिए वैक्सीन ज़रूरी हो गई, तो फिर हमें वो भी करना होगा। तो फर्स्ट और सेकंड वेव जो डोज़ है इसकी, वो ज़रूर लेने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से लोगों ने जो फर्स्ट डोज़ ली है, उसके बाद फिर बेफ़िक्र हो गए हैं। अभी डेटा जो आ रहे हैं, मालूम है कि 1/3 लोग जो हैं, वो सेकंड डोज़ के लिए जा पाते हैं और 2/3 जाते ही नहीं हैं। तो ये जो इंडिया के अंदर जो एक हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि चीज़ों को कैजुअली लेते हैं हम लोग, वो सही नहीं है सेहत के लिए। और अब ये हो रहा है कि जो केसेस आ रहे हैं उसमें पूरी फैमिली एक साथ अफेक्ट हो रही है। यानी घर में कोई एक हो गया है
तो ये वायरस की इसकी स्पीड है बहुत तेज है सेकंड वेव में। तो एक को अगर घर में हो गया तो पूरे घर में सभी लोगों को हो रहा है, तो फैमिलीज आ रही हैं। दूसरा ये कि पिछली वेव में हमने देखा था कि ओल्ड एज पीपल जो है वो ज्यादा अफेक्टेड थे, लेकिन ये जो सेकंड वेव है इसमें यंगर जनरेशन जो है ज्यादा अफेक्टेड है। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि चाहे इसके सिलसिले में हमारी जो भी राय बनती हो अखबारों में या सोशल मीडिया पर, बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें भरोसा रखना चाहिए। वो जो पूरा सिस्टम ओवरऑल ग्लोबली डेवलप हुआ है, हेल्थ सिस्टम डेवलप हुआ है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, हमें उस पे भरोसा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो गाइडलाइंस हमें दी जाती है, उन गाइडलाइंस के मुताबिक हम और हमारे बच्चे और हमारे आस-पास जो सोसाइटी है, वो चल सके। तो मेरा यही कहना है कि फर्स्ट वेव हो, सेकंड वेव हो, मुमकिन है तो और फोर्थ वेव भी आए, उसके लिए हमें हाँ जी, कायनात साहबा, ऐसा लगता है कि कुछ कनेक्टिविटी की इशू हो गई है। तो बहरहाल वैक्सीनेशन हमें जरूर लेना चाहिए, और इसके साथ ही वैक्सीनेशन लेने के साथ ही मैं ये चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स काफी पैनिक हो रहे हैं, उन पेरेंट्स को भी सब्र की जरूरत है, और उन्हें भी घर में ही पढ़ने का माहौल बनाने की जरूरत है, और उनको इतना पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपका क्या ख्याल है वैक्सीनेशन के बारे में? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इसको जब भी वैक्सीनेशन बाहर आता है, इसको बिना रिसर्च किए हुए लाती नहीं है, क्योंकि पहले ये जानवरों, कितने हजार जानवर पर, इंसानों पर ये चीज हो चुकी होती है, तभी ये मार्केट में आती है। तो इसमें गवर्नमेंट की हेल्प हमें करनी चाहिए। अगर वैक्सीन लेना है तो लेना चाहिए, और लेकर के हमें खुद को भी सेव करें और दूसरे लोगों को भी सेव करें, क्योंकि अभी तो बहुत सारी जनरेशन अभी बाकी है आनी। तो इसमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वैक्सीन ले रहे हैं तो गवर्नमेंट की भी हेल्प कर रहे हैं और खुद की भी हेल्प कर रहे हैं। सेकेंडरी चीज है कि पेरेंट्स को भी चाहिए, जहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, मान लिया क्लास नहीं है, तो टीवी तो सबके घरों में होती थी पहले, उसमें नेट का यूज करके उनको बड़े से मोबाइल में ना दे करके एक टीवी दे दिया जाए, जिसमें टीचर क्लास लेती हैं, उनको अच्छे से सही से बैठ के वो बच्चे पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, वो सहूलत उनको दे दी जाए। मूवी वगैरह ना देख करके उनको नेट वगैरह रिचार्ज करके, और उसमें एक सिस्टम होता है टीवी में, वो कर दिया जाए कि बच्चे की क्लास ऑनलाइन उसमें होती रहे, तो बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, ज्यादा हेल्पफुल होगा। और क्लास जब घर का माहौल हो जाएगा पढ़ने वाला, तो माँ को भी आसानी होगी कि जब स्कूल खुलेंगे तो उसके बाद बच्चे को घर आके पढ़ने में दिल लगता रहेगा, क्योंकि वो माहौल उनका वैसा बन जाएगा। क्योंकि अभी जो 1 साल का ये माहौल रहा है बच्चों का घर में पढ़ने वाला, तो बच्चे तो शुरू में इस चीज को अडेप्ट नहीं किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि बच्चे ने धीरे धीरे इस चीज को अडेप्ट कर लिया है कि 1 साल तक बिना बुक के, बिना पढ़े हुए कैसे रहेंगे अपने टीचर्स को। तो एक अच्छी कोशिश है नेटवर्क के जरिए अपने टीचर्स के साथ बने रहने की और पढ़ने की, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि ऑनलाइन क्लास है तो उसमें हेल्प करे बच्चों की पढ़ने में, उन्हें मना नहीं करे कि क्लास नहीं करना है, और ना ऐसा कुछ भी कहे, बच्चों की हेल्प करती रहे साथ साथ ऑनलाइन क्लास में। तो बहुत बच्चे पीछे नहीं रहेंगे। अगर 100% नहीं तो 75% बच्चे तो पहुंच ही सकते हैं, अपने क्लास के लायक बहुत अच्छे बन सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में भी जाने के तैयार हो सकते हैं, क्योंकि टीचर ऑनलाइन भी बहुत हेल्प कर रहे हैं बच्चों की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कायनात साहिबा। और जो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है, या फिर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वो फीस देने को रवादार नहीं है, मुझे लगता है अब ये हाई टाइम है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कि आखिर 1 साल से ज्यादा हो गया, और टीचर्स ने बहरहाल अपना काम किया है और अपना फर्ज निभाया है, और वालिदैन ने चाहे फीस दी हो या ना दी हो, उनके बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रहा है, और उन्होंने ऑनलाइन पूरी ईमानदारी के साथ क्लासेस ली हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि ऑनलाइन उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ गई है, जो कि ऑफलाइन में आसानी के साथ वो चीजें समझा सकते थे। मैं एक चीज कहूंगी कि कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये कि बच्चे चाहे ऊपर से लग रहे हों, बहुत नॉर्मल लग रहे हों, लेकिन ग्रेजुअली वो जो इम्पैक्ट है उन पर वो नजर आने लगा है, और बच्चे जो है इरिटेट होने लगे हैं, आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं, इंट्रोवर्ट हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से निकालने के लिए मेरे ख्याल से काउंसलर्स हमें बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहिए इस वक्त, जो एजुकेशनल काउंसलर्स हों और कोरोना स्पेशलिस्ट हों, उनको उनकी भी आप जैसे जिससे आप डिफरेंट क्लासेस ये सब ले रही हैं और डिफरेंट वेबिनार्स कर रही हैं,
तो मेरे ख्याल से एक सिलसिला इसका भी शुरू करना चाहिए हमें कि काउंसलर्स हम डेवलप करें जो कोरोना के सिलसिले में पेरेंट्स चाहे इंडिविजुअली चाहे कलेक्टिवली उनसे बात कर सकें और बच्चों को कैसे इस वक्त खुद पेरेंट्स तनाव में हैं, किसी का जॉब छूटा हुआ है, कहीं फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही हैं और कहीं डोमेस्टिक वायलेंस अलग है और ये सब दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों में पेरेंट्स खुद बच्चों को कब तक संभालेंगे एक सवाल है। तो जी अगर नॉर्मल होती है सिचुएशन, सेकंड वेव बहुत जल्दी निकल जाती है तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर एक लंबी खींचती है और जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ अभी को लॉकडाउन हो गया 10 जिलों के अंदर, तो लॉकडाउन जैसी सिचुएशन न पैदा हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट पूरा ध्यान दे और जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कराएं, लोगों से गाइडलाइंस फॉलो कराएं। लेकिन पेरेंट्स के तौर पर जो है जब हम देखते हैं तो हमें बच्चों को और ज़्यादा मोहब्बत से और ज़्यादा अटेंशन से उनको देखना है, चाहे हम कितने तनाव में हों। ये हमारा बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम है पेरेंट्स के लिए खास तौर से बिल्कुल बिल्कुल, कि आपने हम बढ़िया कैसे फरमाया। बच्चों को जी खुद साइकोलॉजिकली चाहे हम कुछ परेशानी में हो, लेकिन हमें बच्चों को उस डिप्रेशन से निकालना है ताकि क्योंकि इस वक्त उन पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। जी हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो शॉर्ट टर्म पड़ेगा और जो बिल्कुल बच्चे हैं टेंडर माइंड है उनका और इस वक्त जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो लाइफ लॉन्ग होगा, उनकी साइकोलॉजी पूरी बदल चुकी होगी। तो कोशिश हो कि काउंसलिंग के कुछ जो हम कोर्सेज डेवलप कर सकें, कुछ काउंसलर्स तैयार कर सकें और पेरेंट्स के साथ उनकी मीटिंग हो और बच्चों के साथ उनकी मीटिंग हो, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही मुफीद काम हो सकता है। जी, अगवान साहब, आपने जो इमोशनल हेल्थ की बात की बच्चों की, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। इस वक्त बच्चे खास तौर से काफी डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हमने ये कोशिश की कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे उनको बाहर ले जाया जाए, उनकी आउटिंग कराई जाए। ये हमने इसीलिए खास तौर से इसका एहतमाम किया क्योंकि जब बच्चे आए तो बच्चे ये ऐसे लग रहे थे कि जैसे कितने दिनों के बाद घर से बाहर निकले हैं और उन्हें एक मौका मिल रहा है सोशलाइजेशन का, अपने दोस्तों से मिलने का। खास तौर से दोस्तों को बहुत मिस कर रहे थे वो। तो दोस्तों से मिल करके उन्हें और वहां पे पार्क में कुछ खेल कूद करके, बातें करके, कुछ शेयर करके, कुछ सिंगिंग डांसिंग करके, ये सब करके उन्हें ऐसा लगा जैसे दोबारा से जिंदगी उनके अंदर वापस आ गई हो। तो आप सही फरमा रहे हैं कि इस वक्त उनके जज्बाती सेहत को देखना बहुत जरूरी है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है आयशा सिद्दीका। क्या आयशा आपके साथ आपके पास कोई सवाल है अपने एक्सपर्ट से पूछने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। नो मैडम, जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह सब चीज़ अच्छी समझ में है। जी, तो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं कि जो सूरत हाल है उससे हमें निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखना है, जज्बाती तौर पे भी, जहनी तौर पे भी और जी फिक्री तौर पे भी और माशी तौर पे भी। और जी पेरेंट्स को खास तौर से ध्यान देना है अपने बच्चों को कि उनकी हर तरह से उनकी दिलजोई की जाए। ये वो वक्त है जब उनकी दिलजोई की जरूरत है। तो मैं शुक्रिया अदा जी करूंगी अपने एक्सपर्ट का कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, डॉक्टर कायनात आफ्ताब साहिबा और डॉक्टर अब्दुल रशीद अगवान साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी मुफीद बातें बताई हैं। मैं साथ ही साथ मैं आपका भी शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि आपने जो फ्यू टाइम्स आप देती हैं, अपना बहुत ही कीमती टाइम देती हैं, क्योंकि आप छोटे बच्चों के बीच में रहती हैं और छोटे बच्चे को आप बहुत अच्छे से रीड करती है। मैंने काफी बार देखा है, बड़े बच्चों के साथ साथ भी, छोटे बच्चे के साथ भी। और इस तरह से एक मैसेज जाता है उनके पेरेंट्स को जहाने मन के चैनल के थ्रू या बच्चों के बीच में, तो कहीं ना कहीं बच्चे का एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि नहीं, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स को भी ये मैसेज जाएगा जहाने मन के थ्रू। तो इसमें कहीं ना कहीं आप हम लोगों के साथ बनी रही और हम लोग को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग अपने कुछ फ्यू वर्ड्स से शेयर कर पाए। इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हम लोग क्योंकि आप बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप जी कंटिन्यू इस पूरे पेंडेमिक के दौरान जो है एजुकेशन को लेकर, बच्चों को लेकर, पेरेंटिंग को लेकर फिक्रमंद ये नहीं बल्कि आपने बहुत ही मुफीद एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, एक सिस्टम दिया है और जैसा कि डॉक्टर कायनात ने कहा कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म आप जनरेट किया है जिसमें पेरेंट्स ही नहीं, एजुकेशनिस्ट भी जुड़े हुए हैं, स्कूल्स और मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है अपने आप में और हम दुआ करेंगे कि ये और ज़्यादा फायदेमंद हो।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की दरखास्त है। और नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपके लिए बहुत सी मुफीद बातें इसमें रही होंगी, जिससे आपकी जिंदगी में रोशनी आ सकती है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है और आपकी जिंदगी में खुशियां दस्तक दे सकती हैं। मैं आप सबसे चाहती हूँ इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी कल। वक्त और टाइम मैं आपको बता दूंगी कि किस वक्त मैं आपसे मिल रही हूँ, लेकिन मुलाकात जरूर होगी, इसका वादा है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।